मासेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है या दूसरे मासेस के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें समझना है एक बार और ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये क्या होता है, देखिए, इट इज द स्पेस around any mass in which the mass can exert gravitational influence on any other mass which comes in its gravitational field or in that space। अब देखिए डेफिनेशन लिख ली है, अब इसके साथ साथ डेफिनेशन को दोबारा करेंगे और समझेंगे। इट इज द स्पेस अराउंड एनी मास, मतलब सर कोई भी एक मास ले लो, तो m क्या है, एनी मास, m है एनी मास। तो सर एनी मास का क्या मतलब है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। उसके आसपास की क्या ले ली, स्पेस, उसके आसपास की स्पेस, तो ये क्या है, स्पेस अराउंड एनी मास। सर कोई भी मास के आसपास की स्पेस। अब कैसी स्पेस है सर, ये स्पेशल टाइप की स्पेस है कि अगर कोई और मास इस स्पेस के अंदर आएगा तो जिसके आसपास की स्पेस है वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, उसको खींचेगा। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स किस साइड लगती है सर, सेंट्रल फोर्स है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर के ऊपर लगेगी। तो पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों के सेंटर से पास हो रही है। अब सर जो अंदर आया है उसके ऊपर लगेगी, जो अंदर आया है उसके ऊपर लगेगी। तो सर ये जिसकी स्पेस है वो अंदर आने वाले को, सर जिसके आसपास की स्पेस है वो अंदर आने वाले को अपनी तरफ खींचेगा, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ओके, अब हम डिफाइन कर सकते हैं फिर से दोबारा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। सर किसी भी मास के आसपास की स्पेस जहां तक वो अंदर आने वाले मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस लगा सकता है। यस, और सर यही मास जब उस स्पेस के बाहर हो जाएंगे तो सर यही मास जब उस स्पेस के बाहर हो जाएंगे तो उन पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी, उन पे लगनी बंद हो जाएगी, नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ऐसी स्पेस को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, तो अब देखिए पोटेंशियल करना है, तो सबसे पहली बात जो पोटेंशियल के बारे में समझनी है ये है क्या सर, ये केवल एक पॉइंट पे हो सकता है। कहां हो सकता है, ये एक पॉइंट पे। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इट इज पॉसिबल ओनली एट अ पॉइंट, मतलब सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केवल एक पॉइंट पे हो सकता है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो पॉइंट हर जगह हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर कहां होगा सर, दैट पॉइंट has to be present inside the gravitational field of any other mass। तो सर इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा, किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही हो सकता है, अदरवाइज वो पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकल सकता। तो देखिए ध्यान से देखते हैं फिर से, मान लीजिए कि एक पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो टू फाइंड potential at a point
P. Okay. Yes sir, it is possible. Yes sir, it is possible. सर हम किसी भी पॉइंट P पे क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल. लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो जो पॉइंट है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता. तो कहां होना चाहिए? सर किसी और मास, कोई भी मास ले लेते हैं, एनी मास, किसी भी और मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए. तो ये जो मास लिया है इसके आसपास इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है. अब इसके अंदर P हो सकता है, इसके अंदर पॉइंट P हो सकता है और उसका पोटेंशियल निकल सकता है. तो VP को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एट P निकलेगा. लेकिन आप कहोगे अगर P यहां पे रख दूं मैं और VP मतलब पोटेंशियल एट P, सर नहीं निकलेगा. पोटेंशियल पॉइंट पे निकलता है. हाँ सर पॉइंट पे निकलता है, लेकिन हर पॉइंट पे नहीं निकल सकता या वो पॉइंट हर जगह प्रेजेंट. तो कहां होगा? किसी भी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा, तभी उस पर पोटेंशियल निकल सकता है. ग्रेविटेशनल फील्ड की एक इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? सर ये कहां तक एक्सटेंड करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक जाता है? सर आपने बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ any mass extends till infinity. सर किसी भी मास का जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कहां तक जाएगा? इंफिनिटी. तो मतलब सर अगर मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस होगा इंफिनिटी. तो इंफिनिटी कहां है? बाउंड्री पे. ये बाउंड्री कहां है? इंफिनिटी पे. वहीं तक ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है. ठीक है सर. तो अगर मैं बात करूं कि भाई ये वाला पॉइंट कौन सा है? सर ये ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड यहीं तक लग रहा है. और ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक लगता है? इंफिनिटी तक. तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? ठीक है. अब एक स्पेशल टाइप का मास होता है जिसे हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं 1 kg मास, और इसका दूसरा नाम यूनिट मास. एक स्पेशल टाइप का मास होता है जिसको बोलते हैं m नॉट. उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 kg. और उसको 1 की जगह 1 का दूसरा नाम इंग्लिश में यूनिट. तो m नॉट जिसकी वैल्यू 1 kg है उसको क्या बोला जा सकता है? यूनिट मास. उस यूनिट मास को आपने कहां रख देना है? सर इंफिनिटी पे. यूनिट मास कहां रख दिया? एट इंफिनिटी. अब उसको इंफिनिटी से उठाकर P पॉइंट तक लेकर आओ. हमने क्या किया? यूनिट मास को पहले कहां रख दिया? इंफिनिटी पे. और इंफिनिटी से उठा के कहां लेकर आए? P पॉइंट तक. कौन से पॉइंट पे? जहां पे पोटेंशियल निकालना है. लेकर आए. लेकर आने के लिए किया जाएगा क्या? सब वर्क डन. WE इंफिनिटी P का मतलब इंफिनिटी से शुरू होके P तक लेकर आना है. किसको? यूनिट मास को. यूनिट मास मतलब जिसकी वैल्यू लेकर आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. इसी वर्क डन को बोलते हैं P पॉइंट का पोटेंशियल. इसी वर्क डन को बोलते हैं P पॉइंट का पोटेंशियल. ठीक है. तो अब हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं आराम से. पोटेंशियल क्या है? सर सबसे पहले पोटेंशियल केवल एक पॉइंट पे हो सकता है. वो पॉइंट हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा, किसी और मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा. और जिस पॉइंट पे भी सर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे हमें क्या करना है? इंफिनिटी पे रखे गए 1 यूनिट मास को, इंफिनिटी पे रखे गए 1 यूनिट मास को उठाकर उसी पॉइंट P पर लेकर आना है. लेकर आने के लिए किया जाने वाला वर्क डन, वही वर्क डन जो होगा वही उस पॉइंट P का पोटेंशियल होगा. अच्छा सर, तो पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी? हाँ, वो अभी डेरिवेशन कर रहे हैं आपके लिए पूरी. जनरलाइज बता देते हैं वैल्यू कैसे निकलती है. -G सबसे पहले लिखते हैं, माइनस
फिर लिखते हैं बड़ा जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू में सर वो मास ऊपर रखना है जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोटेंशियल निकालना है। तो ऊपर क्या रखना है, मास इन मास इनसाइड हुज gravitational field potential is to be found। तो न्यूमरेटर में कौन सा मास रखना है सर, न्यूमरेटर में वो मास रखना है जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोटेंशियल निकालना है। डिवाइड करना है किससे, डिस्टेंस से। कौन सा डिस्टेंस सर, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। कहां से सर, एक मास के सेंटर से। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस यूज करना है कहां से, एक मास के, किसके मास के सेंटर से, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड यूज किया है आपने उसके, ठीक है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन point at which potential is to be found and the center of mass whose gravitational field is used। समझ रहे हैं जी, कैसे मैं यूज करके दिखा रहा हूं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स टू माइनस जी। तो बेटा मास यूज करना है, कौन सा मास लेना है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस्तेमाल किया गया है। किसका ग्रेविटेशनल फील्ड इस्तेमाल किया गया है, कैपिटल एम का। तो कैपिटल एम अपॉन में सर डिस्टेंस लेना है। कहां का डिस्टेंस सर, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, किस पे निकालना है पोटेंशियल, उसका डिस्टेंस। कहां से सर, जिस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड यूज किया है उसके सेंटर तक। तो कितना हो गया मेरे बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस जी एम बाय आर, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर गजब, मजा आ गया। मतलब सर मैं पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल सकती हूं या निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, पी पॉइंट का डिस्टेंस ले लो कितना, R1, क्यू पॉइंट का ले लो R2, आर पॉइंट का ले लो R3। तो इन पे पोटेंशियल निकल सकते हैं, हाँ सर निकल सकते हैं। क्यों, अरे सर सारे के सारे किसी ना किसी और मास के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर तो है ही है। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना हो तो सर पी पॉइंट पे माइनस जी, फिर सर जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड यूज किया गया है वो मास m अपॉन सर जहां पे निकालना है उसका डिस्टेंस R1। इसी तरीके से वी क्यू कितना हो जाएगा, माइनस जी एम बाय R2। वी आर कितना हो जाएगा, माइनस जी एम बाय R3। करेक्ट है। तो ऐसे करते करते आप किसी के भी पोटेंशियल्स निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, ये आया कैसे। ठीक है, शॉर्ट लेना है तो ले लो जल्दी से। और मैंने आपको 70 पेजेस के नोट्स रखे हुए हैं, दिए ना, वो आप पढ़ोगे, उसमें डिट्टो हर चीज एक्सप्लेन्ड है। जो जो मैंने जिस जिस तरीके से बोला है, जितना मैंने बोला है, जो लैंग्वेज यूज की है, वो सब उसमें रिटर्न है। अगर आप ध्यान से उस नोट्स की फोटोकॉपी करा के उसको अंडरलाइन करते करते पढ़ोगे तो सेम चीज याद आ जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका, पूरा चैप्टर हो जाएगा। इतने ब्यूटीफुल नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। चलिए तो अब डेरिवेशन करते हैं। फाइव, तब तक बताओ जल्दी से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी पॉइंट पे कितना वर्क डन, नहीं कुछ और। सर इंफिनिटी पे रखे गए यूनिट मास को उसी पॉइंट पे लेकर आने के लिए किया जाने वाला वर्क डन ही उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। आपको समझ आ रही है बात की नहीं गरिमा जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर सबसे पहले तो ये हर पॉइंट पे हो ही नहीं सकता, लेकिन होता केवल एक पॉइंट पे ही है।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केवल एक ही पॉइंट पे होता है, वो पॉइंट हर जगह प्रेजेंट कहां होगा? किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के। ठीक है, अब सर जिस पॉइंट पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट पे हमें एक ऐसा यूनिट मास लेकर आना है जो इंफिनिटी पे रखा हो। तो इंफिनिटी पे रखे गए यूनिट मास को उठाकर उस पॉइंट P पे लेकर आना है जहां पे पोटेंशियल निकालना है, और लेकर आने के लिए किया गया टोटल वर्क डन उस पॉइंट P का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जसकीरत बताएगा, देखो कैसे। हाँ जसकीरत थोड़ा शुरू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट पे होगा, उसके बाद वो हर जगह, सर वो पॉइंट हर जगह नहीं होगा, वो पॉइंट किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। अब इंफिनिटी पे रखे गए यूनिट मास को उठाकर, शाबाश शाबाश, ग्रेट। तो मान लीजिए कि मास है m, m क्या है? एनी मास। एनी मास मतलब जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड आपको लेना है, इसके आसपास इसका ले लिया हमने ग्रेविटेशनल फील्ड। m हो गया आपका एनी मास, और ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप बोलो सर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। हाँ सर निकलेगा, पोटेंशियल निकलेगा P पॉइंट पे। हाँ सर, पर हर जगह थोड़ा ना हो जाएगा, वो हर जगह थोड़ा ना होगा, किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा सर, अंदर होगा। अच्छा, अब P पॉइंट है कहां? सर जिस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उसके सेंटर से P पॉइंट की दूरी कितनी है? 8। अच्छा, अब सर दूर कहीं क्या है? सर दूर कहीं हमारे पास इंफिनिटी है। ये क्या है? बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सर ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक एक्सटेंड कर रहा है? इंफिनिटी तक। ठीक, अब वहां पे हमने क्या रख देना है? एक यूनिट मास। इंफिनिटी पे क्या रख दिया? एक यूनिट मास m0। तो m0 क्या है? यूनिट मास केप्ट एट इंफिनिटी। तो m0 यूनिट मास। सर यूनिट मास का मतलब, मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट मास का मतलब 1 kg सर, 1 kg। अच्छा, अब इसको उठाकर लेकर आना है कहां पे? P पॉइंट पे। उसके लिए किया जाने वाला वर्क डन, तो सर वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। भाई यार थोड़ा सा यार मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा अपने को। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स को क्या बोलते थे सर? F। डिस्प्लेसमेंट को क्या होते हैं? S। तो क्या डॉट प्रोडक्ट खोल दो इसका, Fs cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट खोल दो इसका, Fs cos थीटा। ठीक है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला कहां लगता है? ये फॉर्मूला कहां लगता है? सर ये फॉर्मूला तभी लगता है जब, अबे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला कहां लगेगा? सर ये तब लगता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब फोर्स, सर कांस्टेंट फोर्स का मतलब एक ऐसी फोर्स जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज। लेकिन सर लेकिन यहां पे जो फोर्स यूज होगी वो तो ग्रेविटेशन वाली होगी। Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। चेक करो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस या उसके अगेंस्ट किया गई फोर्सेस वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेंगी। जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं वो फोर्सेस कांस्टेंट फोर्स नहीं होती, वो वेरिएबल फोर्स होती है। और वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं? सर डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। ठीक है, उनके लिए कैलकुलस मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। ये समझा रहा हूं क्यों किया। अच्छा ठीक है सर, समझ गए सर। अब मान लो एक पॉइंट लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन कहां से कहां करना है? इंफिनिटी से। अच्छा, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? मतलब इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। अच्छा, नापेंगे कहां से? सर रेफरेंस से।
हर चीज कहां से लेते हैं, डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस। अब रेफरेंस कहां ले लिया, एम पे, तो सारे डिस्टेंस कहां से नापने हैं, एम से। यार इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस कितना है हमारा, सर इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी ही होगा। अच्छा तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, मूवमेंट स्टार्ट कहां से करनी है, इंफिनिटी से लेकर कहां तक आना है, सर ये भी हमसे पूछोगे, पी तक आना है। तो पी क्या हो गया आपका, फाइनल पोजीशन, और उसका डिस्टेंस कितना है रेफरेंस से, आर। तो जो हमें वर्क डन करना है वो कहां से कहां करना है, इंफिनिटी से, सर इंफिनिटी से पी तक लेकर आना है, या डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो इंफिनिटी से आर तक लाना है। तो जो हमें वर्क डन करना है, जो पोटेंशियल होगा वो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट आर। दोबारा याद करो पोटेंशियल क्या था, कंडीशंस के अलावा अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इंफिनिटी पे रखे गए यूनिट मास को पी पॉइंट तक लेकर आने के लिए किया जाने वाला। तो सर वर्क डन हमें करना पड़ेगा इंफिनिटी से उठा के पॉइंट पी तक लाने के लिए। तो इंफिनिटी से पी तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम वर्क डन शुरू करेंगे इंफिनिटी से और खत्म करेंगे, वो जो टोटल वर्क डन होगा वही हमारा पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो देखिए दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया आपने, कौन सा पॉइंट ले लिया, एनी जनरल पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। उसका डिस्टेंस सेंटर से मान लो कितना है, एक्स। इस एनी मास के सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस एक्स है। अब आप यूनिट मास को मान लो कहां रखा है इस समय, एम नॉट कहां पे, ए पे। अगर एम नॉट ए पे होगा, अगर एम नॉट ए पे होगा, ठीक, तो उसके ऊपर एनी इस बड़े कैपिटल एम की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ओके। तो उस फोर्स की वैल्यू मान लो एफ है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, वो फोर्स निकाल सकते हो कितनी है, यस सर, फोर्स का फॉर्मूला या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आंखें बंद करके, जी पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन में सर दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर, सिंपल है, जी एम वन एम टू बाय स्क्वायर। अच्छा अब मान लो, बहुत ध्यान से देखना, हमने उस मास एम नॉट को मूव करना है, हमने उस मास एम नॉट को मूव करना है, लेकिन कितना मूव करना है, ए से उठ के कहां पे, पॉइंट बी पे। ए कहां पे है सर, जहां पे ये हरा डॉट है, और बी कहां है, जहां काला डॉट खत्म हो रहा है। ए कहां है, जहां पे ग्रीन डॉट है, और बी पॉइंट कहां है, जहां पे ये ब्लैक डॉट है। तो ग्रीन डॉट से ब्लैक डॉट पे आ रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट कहां है, ग्रीन डॉट पे, अब वो ग्रीन डॉट से कहां आ रहा है, तो कितना चल रहा है सर, एक डॉट के बराबर ही तो चल रहा है, ब्लैक डॉट से, सॉरी ग्रीन डॉट से ब्लैक डॉट पे आ रहा है, तो एक डॉट पे चला, डॉट मतलब एक पॉइंट पे चला, एक पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या बोलते हो, एक पॉइंट के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं सर, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। तो सर अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी सी है तो वर्क डन भी बहुत डिफरेंशियल आएगा, डी डब्ल्यू, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सर अब ये फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं, पहले क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अब हमारी डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ी सी है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी सी है, कितनी है, एक पॉइंट के बराबर। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट के बराबर हो या डिस्प्लेसमेंट निग्लिजिबल अमाउंट में चेंज हो रही हो, तो फोर्स के अंदर जो वेरिएशन आएगा वो बहुत कम आएगा, हम फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट डीएक्स होगी तो फोर्स इज एज्यूम्ड टू बी, इसीलिए कांस्टेंट फोर्स वाले फॉर्मूले लगा देंगे, तो लगा दिया। अब देखो ध्यान से देखना, इसे ओपन करो तो ये होएगा एफ ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, फोर्स इस साइड लग रही है, डीएक्स भी इस साइड है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए,
दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल 0, तो ये थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स cos 0 1, cos 0 1 होता है। ठीक है सर, अब f की वैल्यू पुट कर दो यहां से, ये दिखा हुआ आपके पास, दिख रहा है, ये रहा f, यहां पुट कर दो कितना आ जाएगा सर, जी एम एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यस, अच्छा अब हमें जो टोटल वर्क डन निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है ना। अब ध्यान से देखना, आपको एक बात तो पता है कि जो लाइन होती है वो किससे बनी होती है सर, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन बनती है ना। तो ये जो लाइन बनी हुई है ये बहुत सारे पॉइंट्स 1 2 3 और करते करते कितने हैं, n तक, सारे पॉइंट्स को मिला दो लाइन बन गई। तो इसका तो जो कोई भी लाइन होती है वो पॉइंट पॉइंट को मिला के बनती है। अब मान लो ये टोटल एक डिस्टेंस है, ये मान लो ये टोटल एक डिस्टेंस है, और पॉइंट की जो एक पॉइंट के बराबर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, dx, पॉइंट के बराबर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, dx। तो अगर लाइन पूरे पॉइंट्स को मिला के बनती है तो जो पूरा डिस्टेंस है वो छोटे छोटे dx को मिला के बना हुआ है। हर dx के लिए वर्क डन अगर dw है, हर dx के लिए वर्क डन की वैल्यू dw है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए ऐसे जितने भी dw आएंगे उन सबको ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा जो ये इंफिनिटी से शुरू होके जो पूरा डिस्टेंस है, हमारा इंफिनिटी से शुरू होके ये जो डिस्टेंस है, ये भी एक बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बना हुआ है। हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर, dx। हर dx के लिए वर्क डन कितना है, dw। सारे dw की वैल्यू कितनी है सर, सेम। अच्छा, ये कहां तक, इंफिनिटी से उठाकर p तक सारा ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, अरे सर dx को मिला के बना हुआ है। हर dx के लिए होने वाला वर्क डन सेम। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए ऐसे जितने भी वर्क डन आएंगे जिनको क्या बोला जाएगा, dw, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का दूसरा नाम, और वही टोटल वर्क डन क्या है, इंफिनिटी से r तक का, उसी को तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए ऐसे जितने भी डिफरेंशियल वर्क डन आएंगे उन सबको ऐड करना है या फिर इंटीग्रेट करना है। और कहां से कहां तक सर, शुरुआत कहां करनी है, इंफिनिटी से, खत्म p पे करना है, लेकिन उसका डिस्टेंस r। अब किसकी वैल्यू डालनी है सर, डिफरेंशियल वर्क डन को इंटीग्रेट करना है। किसको ऐड करना है, तो जिसको ऐड करना होता है dw को, उसी को इंटीग्रेट करना है। अब dw की वैल्यू ऊपर से डाल दो, कितनी है सर, जी एम एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब ये जी एम एम नॉट जो है वो तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले आओ उसको, तो कितना आ जाएगा आपके पास, जी एम एम नॉट, ये आ जाएगा इंफिनिटी टू आर 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अभी हम बता चुके हैं इसको कि इसका जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू वो पहले यूज कर चुके हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कितना आएगा सर, उसका आएगा -1 बाय एक्स, और यूज कहां से कहां करना है, इंफिनिटी से आर तक, इंफिनिटी से आर तक। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ ध्यान से, माइनस साइन कॉमन है, बाहर है, माइनस साइन कॉमन है, बाहर है, तो माइनस जी एम एम नॉट 1 अपॉन वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है। तो बचा क्या, माइनस जी एम एम नॉट बाय आर, माइनस जी एम एम नॉट बाय आर, और एम नॉट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है वर्क डन पर यूनिट मास। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो एम नॉट से डिवाइड भी कर देंगे, उसकी वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या बच गया, माइनस जी एम बाय आर। और ये हम पहले ही लिख चुके थे, क्या हमें पता चल चुका है, माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, करेक्ट है।
कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक, ये क्लिक कर लो, इसे क्लिक कर लो। आ गया? कोई डाउट है, पूछना है, कुछ पूछ लो प्लीज। अब जी लास्ट टॉपिक और उसके आगे चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू बोलते हैं, जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पूछिए, कोई डाउट है? अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो सकती है? तो उसका भी कॉन्सेप्ट है, उसकी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ मास। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर किसी की नहीं हो सकती, वो सिर्फ किसी ना किसी एक मास की होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी एक मास की होती है। दूसरा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास की हर पॉइंट पे, हर टाइम पे नहीं होती, कुछ कंडीशंस में होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मास m is possible if and only if that mass m is present inside the gravitational field of any other mass। इसका मतलब सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केवल किसके लिए हो सकती है? एक मास की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो सकती है? और वो मास हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो कहां होना पड़ेगा? उसको भी किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है। तो अब फिर से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालनी है? मान लो एक मास है छोटा m, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी निकालनी है? छोटा m। तो पॉसिबल है, टिक का मतलब है पॉसिबल है। कंडीशन, छोटा m कहां होना चाहिए? छोटा m किसी और मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए। छोटा m कहां होना चाहिए? किसी और मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए। छोटा m किसी और मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसको इंफिनिटी पे रख दो, उसको इंफिनिटी पे रख दो। और जिस पॉइंट पे निकालनी है, इंफिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक मूव करो, इंफिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक मूव करो। मूव करने के लिए किया जाने वाला वर्क डन ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मूव करने के लिए किया जाने वाला वर्क डन ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अरे वाह सर, मजा आ गया। तो दोबारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो सकती है? सर किसी भी मास की हो सकती है। उसकी वैल्यू क्या ले लो? छोटा m।
लेकिन सर वो छोटा एम जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो कहां होना चाहिए? किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो जिसके फील्ड के अंदर डाला वो क्या ले लिया? बड़ा एम। तो छोटे एम की ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कहां? बड़े एम के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। लेकिन जिस पॉइंट पे निकालनी है, छोटे एम को इंफिनिटी से उठाकर उसी पॉइंट तक मूव करना है, लेकर आना है। लेकर आने के लिए किया जाने वाला कि उस छोटे एम वाले मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका मतलब सर जो काम एम नॉट के लिए कर रहे थे वही काम अब एम के लिए करना है, जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखो एम नॉट के लिए क्या कर रहे थे सर? एम नॉट को भी तो इंफिनिटी से उठा के लाए थे। अब वही काम एम के लिए कर लो। फर्क सिर्फ क्या है? एम नॉट तब यूज करना है जब पोटेंशियल निकालना हो, और एम कब यूज करना है? जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डेफिनेशन और डेरिवेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बस एम नॉट की एम कर दो, आ गया जी आंसर। आ गया आंसर। सारी डेरिवेशन सेम, सब कुछ सेम, सारा आंसर सेम। एक चीज और, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या था? -gm बाय r इंटू m। ये क्या है? बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है सर? ये जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये उसी पॉइंट P का पोटेंशियल है। ये उसी पॉइंट P का, तो इसका मतलब ये P हो, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिस पॉइंट पे निकालनी है उसी पॉइंट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू में जिस मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा जनरल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका सर -g। सबसे पहले सर जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो मास, तो मास हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंसिडर्ड। मतलब पहले वो मास लेना है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड आपने कंसिडर किया है या फिर यूज किया है, इनटू में दूसरा मास कौन सा है? जिसको उठाकर ला रहे हो या जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इनटू मास हुज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी फाउंड अपॉन दोनों मासेस के सेंटर्स का डिस्टेंस, distance between the centers of, अरे वाह सर, यूज करें इसको एक बार और डायरेक्ट फॉर्मूले को। मान लो कि यहां पे एक और मास है जिसकी वैल्यू है m1 और मुझे इन दोनों का डिस्टेंस पता है r1, तो मुझे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल u, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल u। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी? सबसे पहले -g, फिर सर जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वाला मास, इनटू में जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो वाला, अपॉन में दोनों के सेंटर्स के बीच का, ऐसे जिसकी मर्जी निकाल लो। हो गया जी, क्लिक कर लो। तो आपका ये ग्रेविटेशनल चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इसके या तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे या न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करके डाउट्स पूछोगे और हम नए चैप्टर पे जंप करेंगे, सॉलिड्स। ठीक, अभी होल्ड करेंगे, सर से पूछने क्या करना है अभी। कहां मेरी क्लास में गायब, तेरे तो ऐसे जैसी